नमस्कार भैया बहनों। आज हिंदी की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जो हम पढ़ रहे हैं, जनसंचार माध्यम, उसके अंतर्गत अभी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने रेडियो और टेलीविज़न के बारे में पढ़ लिया। आज हम इसके अंतर्गत सिनेमा के बारे में पढ़ेंगे। तो सिनेमा कि जनसंचार में क्या भूमिका है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। अभी आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि जब रेडियो पढ़ाया गया था तो रेडियो सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया गया था, जब टेलीविज़न की बात आई तो टेलीविज़न सबसे शक्तिशाली माध्यम बताया गया और आज भी सबसे शक्तिशाली माध्यम है। और अब जब सिनेमा पढ़ाया जा रहा है तो सिनेमा भी लोकप्रिय प्रभावशाली माध्यम है। तो क्या ऐसा मतलब आपको लग रहा होगा कि सर एक ही बात बोल रहे सबके बारे में? तो भैया बहनों, बात समझने की ये है कि जितने भी हम जनसंचार के माध्यम पढ़ रहे हैं, सब का अपना एक अलग प्रभाव होता है। आप जब फिल्म में देखते हैं, भले ही बड़े पर्दे पर देखें या छोटे पर्दे पर देखें, उनका भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है और बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको याद हो जब अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली या इस तरह के जो हीरो सुपरस्टार रहे, उनकी फिल्म आई थी तो लोग उनकी नकल किया करते थे अपने सामान्य जीवन में भी, और उनके फिल्मों से जो संदेश मिला करते थे वो भी लोग एक्सेप्ट किया करते थे। तो इस प्रकार वह भी अपना एक इफ़ेक्ट छोड़ता है हमारे ऊपर। तो ये भी एक प्रभावशाली माध्यम है जनसंचार का, जनता के बीच बात भेजने का। इसलिए फिल्मों के जब बड़े पर्दे पर हम देखने जाते थे तो बीच में गवर्नमेंट की तरफ से भेजी गई एड्स भी दिखाई जाती थी, जो कि हमें प्रेरित करती थी सिगरेट, तंबाकू, शराब इनको छोड़ने की। और आज भी कई फिल्मों की शुरुआत में इस तरह की ऐड आती हैं, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है और इसीलिए इसको एक प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। अन्य साधनों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता। अन्य जो साधन हमने पढ़े, टेलीविज़न और रेडियो, उसमें क्या डायरेक्ट सूचना मिलती है, लेकिन सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा सिगरेट छोड़ दो। उसमें आपको एक फिल्मांकन के जरिए दिखाया जाएगा कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं, और फिर आपको कहा जाएगा सिगरेट छोड़ेंगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे। तो परोक्ष रूप से आपसे कहा जाता है कि आप सिगरेट छोड़िए। जैसे आजकल एक ऐड देखी जाती है कि एक व्यक्ति सिगरेट पी रहा होता है तो उसकी बच्ची उसको देखती है थोड़ा सा घूर करके, तो उसे समझ में आ जाता है, क्योंकि टीवी पर ऐड आ रही होती है कि धूम्रपान छोड़िए। तो उस व्यक्ति को खुद पर शर्म आती है कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा, मेरा बच्चा टीवी पे देख रहा है कि धूम्रपान छोड़िए और मैं खुद धूम्रपान कर रहा हूँ। तो इस तरह की जब एड्स आती हैं फिल्मों के बीच में हम देखते हैं तो हम लोगों को समझ में आती है बातें। तो ये परोक्ष रूप से हमको संदेश देता है, सूचना देता है, ज्ञान देता है, और इसका प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। ये मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है। और रेडियो टेलीविज़न पे मनोरंजन होता है, लेकिन जब रेडियो पे चित्र नहीं दिखाई देते तो मनोरंजन में कमी रहती है। टेलीविज़न पर चित्र भी दिखते हैं, आवाज़ भी आती है, लेकिन पिक्चर छोटी होती है, तस्वीर छोटी होती है, इसीलिए उसका प्रभाव भी, उसका मनोरंजन भी कम होता है। लेकिन जब हम वही सब कुछ बड़े पर्दे पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मेरे सामने घटित हो रहा है, तो वो मनोरंजन जो होता है वो और भी अधिक होता है। आपने देखा होगा कि किसी फिल्म को, जैसे बॉर्डर फिल्म को जब हॉल में देखते थे लोग खूब शोर मचाते थे, तालियां बजाते थे, लेकिन अगर वही फिल्म हम घर पर देखें टीवी में तो उतना मज़ा नहीं आएगा हमें। तो कहने का मतलब यह है कि वो मनोरंजन का बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। सिनेमा के आविष्कार का श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। यह 1883 में मिनेटिस्कोप की खोज के साथ जुड़ा है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जब ये मिनेटिस्कोप की खोज की कि चित्रों को कैसे चलाया जा सकता है, तो उसकी खोज के साथ फिर ये फिल्मों का दौर
कि फिल्म बनाई जाए, ये सब चीज़ें शुरू हुई। और 1894 में 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी द अराइवल ट्रेन। 1894 में जब पहली फिल्म बनी, उसके बाद फिर जागरूकता और फैली सभी देशों में, और भारत में भी फिल्म बनी, और भारत में पहली मूक फिल्म बनी, और उस फिल्म को बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। आपने सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री में नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया जाता है। सन 1913 में बनी इस फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो भैया बहनों, हमारे देश में जो पहली फिल्म बनी थी वो थी राजा हरिश्चंद्र, और ये मूक फिल्म थी। मूक फिल्म का अर्थ होता है, जैसे आपने चार्ली चैपलिन देखा हो, तो चार्ली चैपलिन में वो संवाद नहीं करते एक दूसरे से, केवल एक्टिंग करते रहते हैं। उसी एक्टिंग को देख करके हम लोगों को हंसी आती है, तो वो मूक फिल्में थी। अगर मौका लगे तो ये फिल्म देखना और उसको समझने का प्रयास करना। (1931) में भारत में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। सबसे पहली मूक फिल्म बनी 1913 में, और उसके बाद दूसरी फिल्म जो बनी, और वो पहली बोलती फिल्म बनी 1931 में आलम आरा के नाम से। उसका एक छोटा सा चित्र मैंने आपको स्क्रीन पर शेयर किया है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931। कहते हैं कि जब इस मूवी को लॉन्च किया गया तो इसके जो पोस्टर लगाए गए जगह जगह, तो उसके अंदर लिखा हुआ था, अगर आप इस पिक्चर को बड़ा करके देखेंगे तो उसका आपको लिखा मिलेगा ऑल डांसिंग सिंगिंग, और एक वर्ड और लिखा हुआ है। मैं अगर आपको इस पर बड़ा करके दिखाऊं एक बार तो नहीं दिखेगा अभी, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो कहने लगा कि जब हिंदी में ये छपा था, पोस्टर उस पर लिखा था, पर्दे पर पहली बार कलाकारों को नाचते गाते सुनिए। तो ये बोलते सुनिए, इस तरह से इसका प्रचार किया गया, और कहते इसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी। तो ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज़ देने की कोशिश की। मतलब आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को, यानी देश का जो समाज, यानी देश में हमारे जो कुछ था और जो कुछ सच्चाई थी, उसको गहराई से टटोला, उसकी तह तक गए और उन समस्याओं को समझा, और उन्हीं को अपनी फिल्मों में बताने की कोशिश की। और वही लोकप्रिय सिनेमा ने व्यावसायिकता का रास्ता अपना लिया। आज़ादी के बाद शुरुआत में क्या हुआ कि फिल्मकारों ने समाज की यथार्थ की गहराई को पकड़ा। इसलिए अब अगर आप पुराने ज़माने की फिल्में देखें तो उसके अंदर समाज में पूंजीपतियों द्वारा जो गरीब लोगों का अत्याचार किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, उस बेस पर फिल्में बनी थी। उसमें आपको दिखाया गया होगा कि महाजन, कभी देखें आप तो, एक महाजन या वो है लाला है गांव में, और उसने किसानों की सबको कर्ज दिया, और कर्जे बदले में अंगूठा लगवा लेता था ज़मीन के कागज़ों पर, और उसका कर्जा इतना हो जाता था कि वो सब कुछ कर्जे में किसान की ज़मीन भी हड़प लेता था। इसी की तरह की पृष्ठभूमि पर फिल्में बनती थी। या कोई चौधरी है और वो गाँव में कुछ अपना कारखाना खोलना चाहता है, इसके लिए उसको ज़मीन की ज़रूरत है, और वो गाँव वालों को परेशान करता है किस तरह ज़मीन हड़पने के लिए। तो ये एक तरह का मतलब मसला था उस समय जो था समाज में, उसको उन्होंने फिल्मों के माध्यम से व्यक्त किया। धीरे 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 सिनेमा व्यावसायिकता की ओर चला गया, कि कमर्शियल होता चला गया, क्योंकि एक फिल्म बनाने में बहुत पैसा खर्च होता था, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। इसीलिए उसमें फिर ऐड देने लगी, और उसमें हीरो हीरोइन जो थे जिस वस्त्र को पहना करते थे उस पर उसके ब्रांड का नाम दिखाया जाता था, तो उसका खर्चा उस ब्रांड वाले कंपनी से लिया जाता था। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और एक कभी न हारने वाला सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना की गई। यानी 70 के दशक तक जो था सिनेमा का जो कुछ भी स्टोरी थी
वो या तो हीरो हीरोइन के प्रेम या एक फैंटेसी। फैंटेसी क्या होती है? एक ऐसी घटनाओं की कल्पना करना जो काल्पनिक हो बिल्कुल। और उनका जो हीरो होता था वो कभी नहीं हारता था, चाहे कितने भी परेशानी आ जाए। मुझे याद है फिल्म हातिम ताई जितेंद्र जी की, उसके अंदर वो राक्षसों से भी लड़ते हैं, सब करते हैं, कभी हारते नहीं हैं। तो इस तरह के सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना करके फिल्में बनाई जाती थी। 80 के दशक में व्यवहारिक जीवन से जुड़ी समस्याओं और अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना फिल्मों का मूल विषय बन गया। यानी 80 के दशक में क्या होने लगा कि जीवन के अंदर जो व्यवहारिक रूप से कठिनाइयाँ आती थी, परिवार को पालने में, जॉब ढूंढने में, या इस तरह की जो परेशानियाँ थी हमारे जीवन की, उनसे जुड़ी समस्याएं और किसी पर अन्याय हो रहा था उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की, ये सारे विषय जो थे, कहानियाँ इस पर लिखी जाने लगी और फिल्में बनने लगी। अगर आपको मौका लगे तो आप भी कुछ फिल्मों के नाम मैं बता रहा हूँ, अंकुर, निशांत, अर्धसत्य, पाथरे पंचाली, इनको देखिएगा तो इनमें आपको ये सब समस्याएं और ये सब अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले विषय मिलेंगे। इसके बाद आगे हम देखें सिनेमा की स्थिति, तो बाजारवाद और व्यावसायिकता के कारण समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही समाप्त हो गया। तो 80 के दशक तक फिल्में बनी, कुछ कला फिल्में, और ये समानांतर जो चली, ये फिल्में किस तरह की, यानी वही जो अभी तक चल रहा था, प्रेम, फंतासी, इन सब पे आधारित चल रही थी, आर्ट फिल्में चल रही थी। तो ये 80 के दशक में इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि इसमें जो खर्चा आता था वो वसूल नहीं हो पा रहा था, और इसलिए व्यावसायिकता की ओर सभी फिल्मकार मुड़ गए, और कला फिल्मों के कमज़ोर पड़ने के कारण लोकप्रिय सिनेमा फिर से हावी हो गया, क्योंकि अब सब कुछ व्यावसायिकता के ऊपर था, चमक धमक के ऊपर था। पारिवारिक फिल्मों की भी धारा लगातार चलती रही। इन दौरान फिल्में अच्छी बनती रहीं जो पारिवारिक सदस्यों के साथ देखी जा सकती थी, इसमें हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी की पारिवारिक खट्टी मीठी कहानियाँ पर फिल्में बनने लगी थी। तो भैया बहनों, इसके बाद आज का जो दौर है उसमें फिल्मों का जो मूल रूप है वो मसाला फिल्में हो गई हैं। मसाला फिल्मों से मतलब है कि उसके अंदर सब कुछ होता है, प्रेम भी होता है, थोड़ी फैंटेसी भी होती है, सुपर नेचुरल हीरो भी होता है, मार धाड़, एक्शन। तो ये सब आज की फिल्मों का मसाला फार्मूला है। अगर इन फिल्मों में ये सब ना हो तो फिल्म नहीं चलती। तो आज का पैटर्न यही है, और अब धीरे धीरे पैटर्न जो है वो हमारा वैज्ञानिक दुनिया की ओर बढ़ रहा है। इसलिए मिशन मंगल और इस तरह की जो फिल्में बन रही हैं, एयरक्राफ्ट से कोई एलियन आ गया, तो यानी अब विज्ञान से जुड़े विषयों की फिल्मों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो इस प्रकार वो हम पर अपना असर छोड़ता है और हम लोग इन चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं। तो ये भी एक जनसंचार का जो इतना ज़बरदस्त माध्यम है सिनेमा, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। कल इंटरनेट के बारे में और पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें बहुत कुछ है अभी तो चैप्टर में बाकी, उनको भी पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार। और गृह कार्य इतना ही है कि आप सिनेमा के बारे में जो मुख्य बिंदु मैंने बताए हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे।